नौजवानों की आपसे शिकायतें हैं, आपसे गिले हैं, वो आप लोगों से बात नहीं कर पाते, लेकिन हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हम आपके पास आते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ सोशल मीडिया पे खुलकर मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिखते हैं, हमारी ज़ुबान को जो है वो बंद कर दिया जाता है, हमारी कलम हमारे हाथ से छीनकर हम पे PSA लगा दिया जाता है। हम अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। आखिरकार क्या ये हकीकत है कि मोदी गवर्नमेंट में जो भी नौजवान सरकार को क्रिटिसाइज़ करेगा या सरकार के ख़िलाफ़ बोलेगा, सरकार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलेगा, उसे दबाने की कोशिश की जाती है? कश्मीर के नौजवान आज क्यों मतलब आप लोगों से नाराज़ हैं? कमेंट्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, वो बहुत गुस्से का इजहार करते हैं। आखिरकार क्यों? आप कश्मीर के लिए अगर इतना सब करना चाहते हो, कश्मीर को इतना डेवलप करना चाहते हो, कश्मीर को इतना आगे लेके चलना चाहते हो, फिर भी एक आम कश्मीरी आपसे क्यों नहीं खुश है? अच्छा, मैंने लास्ट टाइम में देखा आपका एक कैबिनेट मंत्री है, फॉर्मर कैबिनेट मंत्री बीजेपी का, वो यहाँ पे रैली कर रहा है कश्मीर के अंदर, बाइक रैली कर रहा है। सुनील शर्मा जी, आपने भी बाइक रैली की, आप लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ बाइक रैली में, बिना हेलमेट के आप बाइक रैली कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये आप बताएं, आम शहरियों के लिए कानून है क्या, बीजेपी के लोगों के लिए कानून नहीं? आप वो बुलेट चला रहे हैं फ्रंट पे बिना हेलमेट के, पीछे भी डबल सवारी बिठाई हुई है बिना हेलमेट के। ये गलत बात है। हमारा एक चालान काट दीजिए, हम जरूर पेश कर देंगे उसके बाद। देंगे चालान जरूर, मेरा तो जरूर करना चाहिए। मैंने काटा, गलती हुई है मानते, आगे से जब बाइक रैली करेंगे हम जरूर हेलमेट डाल के इसका पूरा ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि उस समय सिक्योरिटी का आगे पीछे इतना सिस्टम होता है, वैसे होता है कि इंसान के मन से बात निकल। अच्छा, आपको खुद पता है कि बाइक रैली में आपके पास सिक्योरिटी बहुत होती है। ये मैसेज है बिल्कुल सही कि बाइक सबको हेलमेट डालनी चाहिए, और अगली बारी कभी भी बाइक रैली करेंगे तो हम हेलमेट जरूर। फिलहाल हम डिमांड करें सरकार से कि आपके लिए चालान कटना चाहिए। हाँ, ये बाइक का हेलमेट का चालान जरूर बनता है, मेरा कटना चाहिए। मैं कहूँगा कैमरामैन को कि वहाँ जरा एक मिनट थोड़ा सा ले शॉट। वो क्या है आपके सामने देखा? आपको कमल का फूल दिखा आपको? अगर मुझे बताएं दुनिया पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कमल के फूल कहाँ होते हैं, मुझे बताएं। डल में होते हैं, कश्मीर में होते हैं। अगर कमल के फूल यहाँ इतने होते हैं तो कमल वालों से क्यों कोई दोस्ती नहीं करेगा? जब आपके दिल में कमल बसता है, खाते आप नंदड़ू हैं, तो कमल से कैसे दूर रह सकेंगे? 3 कमल तो हमने खिला दिए, और यहाँ आप गिन लीजिए जितने कमल है ना, इतने ही कमल और खिलने वाले। बात बोली, मजेदार आपने बात बोली। अच्छा, फिर बीजेपी वालों को ये कमल फूल वाले इतनी कमेंट्स में गालियां क्यों देते हैं? कौन देता है मुझे मैक्सिमम देखा। देखिए, वो जो देते हैं ना वो कौन है? वो वही हैं, कुछ NC के, कुछ PDP के, कुछ सेपरेटिस्ट के, इन्हीं के प्रोपोगंडा चलाए हुए। कुछ पाकिस्तान वाले यहाँ प्रोपोगंडा चलाते हैं क्योंकि उनको पता है बीजेपी आ गई तो इंसाफ। मेरी नेता एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप बीजेपी की जमात से हैं तो आपसे पूछ लूँ और आपको बताना चाहूँगा। वो कह रहे हैं अगर 370 हटाने में कश्मीर के लोग खुश होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी उस वक्त पूरे कश्मीर को लॉकडाउन नहीं करती, पूरे कश्मीर को एकदम से बंद नहीं कर देती, इंटरनेट सर्विसेज को जो बंद नहीं कर देती। और गवर्नर साहब ये नहीं कहते कि सिक्योरिटी रीजन आप कश्मीर को खाली करो। अगर कश्मीरी लोग 370 के हटाने के हक में होते तो जैसे आज ये शिकाराज में लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चहल पहले ऐसी ही चहल पहले होती है। उस वक्त में एकदम से पूरा लॉकडाउन, एकदम से यहाँ से टूरिस्टों को बाहर निकालना, इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना और ये सब चीज़ें करना, तो वो कह रहे हैं कि ये एक हमारा बुनियादी हकूक़ जो वो भारतीय जनता पार्टी ने छीना है और हम इस चीज़ के साथ नहीं हैं और ना ही हम इस चीज़ के साथ कभी रह सकते हैं। क्या कहते हैं कि 1 साल हम बंद रहे? नहीं, 1 साल तो ये झूठ। अगर ऐसा बोलें कि मैं मानता हूँ चंद दिनों की बात रही, लेकिन उसको बंद करने का फायदा भी तो देखें कि किसी एक की भी किलिंग नहीं हुई, किसी एक को भी अपने प्राणों से हाथ नहीं धोना पड़े, और जो कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने। और 370 की अगर आप बात करते हैं तो आज आप 370 के फायदे देखें ना लोगों के सामने कितने हैं। सबसे पहली बात एक जो समझने की जरूरत है, 370 का फायदा था किसको? एक आम आदमी को कोई 370 का फायदा नहीं था। 370 का फायदा उन नेताओं का था जिन्होंने 370 की आड़ के अंदर करोड़ों अरबों रुपया अपनी जेब में डाला। ये जो डल लेक जिसमें आप घूम रहे हैं, इस डल लेक के बल पर करोड़ों अरबों रुपया आया है, और वो करोड़ों अरबों रुपया कहाँ गया? पूछें, वही डल लेक आज अब कहीं सफाई होना शुरू। इससे पहले डल का क्या हाल था? वो क्यों? क्योंकि इनको पता था यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी किसी भी चीज़ की। यहाँ पर कोई भी ACB काम नहीं कर सकता था, कोई करप्शन ब्यूरो काम नहीं कर सकता था। इनको जो तो जहाँ से पैसे मिलते थे वो वाली स्कीमें ये लगा लिया करते थे, लेकिन जहाँ पर इनको अकाउंटेबिलिटी देना पड़ती थी नेताओं को, इनसे पूछा जाएगा कि आपने पैसे कहाँ छोड़े, वो यहाँ पर नहीं लगने देते थे 370 की आड़ में। वादिया कश्मीर से, झील डल से इस वक्त हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया जी हैं और हम इस वक्त झील डल में हैं। और यहाँ पर आज ये पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने जा रहा है जिसमें कि हम जम्मू कश्मीर के हालात पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ एक IPS ऑफिसर जो भारतीय जनता पार्टी में आने की ख्वाहिश रख रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच विचारधारा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। अभिजीत जी, पहले तो आपका स्वागत है कश्मीर घाटी में, आपका वेलकम है। और आज मैं कश्मीरी अंदाज में बैठा हुआ आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि एक IPS ऑफिसर जो काफ़ी लंबे अरसे से
जिन्हें सस्पेंड किया हुआ आपको मालूम है, मैं बसंत रथ की बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी की ख्वाहिश रखते हैं कि मैं बीजेपी में आना चाहता हूँ और बीजेपी में आकर इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के ख़िलाफ़, और वो भी कश्मीर से। क्या कहना चाहेंगे? जी ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग शायद चाहते हैं कुछ अलग करना बाकियों से, और कहीं ना कहीं जो सिस्टम के साथ इन्वॉल्व रहा होता है उसे लगता है कि मैं भी सिस्टम में कुछ अपनी जो है वो आहुति डाल सकूं, उस सिस्टम को कुछ मैं भी बदल सकूं। तो कुछ कोशिशों में उनको लगता है कि शायद वो आईपीएस की वर्दी डालकर नहीं पूरे कर सकते थे, तो उन्हें लगता है एज ए पॉलिटिशियन ज़्यादा उनका रोल हो सकता है। अगर वो आना चाहते हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर वो उन्होंने अपना मन बनाया, तो हमारे पास तो सभी के लिए द्वार खुले हैं, वेलकम है, हमेशा वेलकम है। कोई भी आए जिसके सीने में भारत माता के लिए वो जज्बा होना चाहिए, उन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वार हमेशा खुले हैं। अच्छा, हालिया में आपसे एक चीज़ और पूछने की कोशिश करूँगा जी, जो अभी इंटरनेशनल समिट आ रही है कश्मीर के अंदर, और उसको लेकर चलते हुए जो है वो वादी कश्मीर के अंदर से भी ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि यहाँ पर सिर्फ लाया जाता है, शिकारा राइड करवाई जाती है, वाजवान खिलाया जाता है। पिछले 3 साल से ये सिलसिला चल रहा है। इन्वेस्टमेंट कश्मीर में नहीं हो रही है। कश्मीर के ये हाउस बोट वाले सामने हैं, ये कहते हैं कि जनाब हमारे लिए कोई बेहतरीन पॉलिसी बीजेपी ने नहीं रखी आज तक। अच्छा, यहाँ का आम शहरी है, वो कह रहा है कि जनाब यहाँ पर सिर्फ इंटरनेशनल लोग आते हैं, शेख बाहर के आते हैं, वो घूम फिर के शिकारा के राइड करके चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो बड़ा गलत, अगर किसी को लगता है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रही है, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज, और आपके सामने ही जो सऊदी से जिन लोगों ने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सब कुछ ऑन द कार्ड्स है। और ये सब कुछ पॉसिबल क्यों हो सका, ये चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। 5 अगस्त 2019 के उस ऐतिहासिक दिन के बाद जिस नए कश्मीर का हमने लोगों से वादा किया था, वो आज आपके सामने है। आज आप जिन हाउस बोट्स की बात कर रहे हैं, इन हाउस बोट्स में आपको एक कमरा नहीं मिलेगा, और इन हाउस बोट्स में आज एक हाउस बोट 1-1 लाख रुपए में भी जा रही है। तो इसका मतलब यही है कि कितना टूरिस्ट आया, यही तो चीज़ थी। कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर टूरिस्ट आए, यहाँ पर अमनो अमान हो, यहाँ पर लोगों को मौका मिले जो है तरक्की करने का। जिस तरह से अभी आपने बात की G20 के समिट की, तो G20 का अगर आप समझिए, ये वो देश हैं जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सक्षम देश है। आप ये समझे कि जब ये 1999 में ये बना था G20, तो उसके बाद इसके अंदर सभी के सभी कंट्रीज़ वही इन्वॉल्व हुए। सिर्फ एक ही कंट्री नहीं है इसके अंदर, वो जो आपके बगल का पड़ोसी है जो कभी सुख से नहीं बैठता, वो है पाकिस्तान, जिसके ऊपर FATF की सैंक्शन लगी। तो जिसके अंदर पाकिस्तान ना हो, ये कंट्री कितने सक्षम हो गए आप खुद समझ सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा, हम जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से कहते हैं कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है, तो वो जवाब देते हैं कि सब ठीक ठाक नहीं है। हम पूछते हैं क्यों नहीं है सब ठीक ठाक, वो कहते हैं जनाब देखिए ना, धारा 370 को हटाने के बाद यहाँ पर लगातार टारगेट किलिंग्स हुई हैं, अननोन गनमैन जो है वो टारगेट किलिंग करके चला जाता है। अच्छा, यहाँ पर कई बार कश्मीरी पंडित भाइयों को जो है वो निशाना बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इनकी वापसी करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कश्मीरी पंडित भाई जो है वो अपनी नौकरी नहीं दे पा रहा है, और वापसी कहाँ से होगी उसकी? इतने लंबे अरसे से कश्मीरी पंडितों के साथ वादा किया है, वो भी अभी तक कामयाब नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी वाले। देखिए, मैं एक बात आपको उसमें बताना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि किसी को, यहाँ पर सभी की जो है किलिंग हुई है आज तक। पहले से और अभी से कैसे अमर भाई जो चीज़ बदल गई वो आप देखें। पहले क्या हुआ करता था, कोई लश्कर का, कोई हिजबुल मुजाहिदीन का, कहीं का कमांडर, वहाँ का कमांडर, इधर का एरिया कमांडर, आज आपको कोई कमांडर नज़र आता है? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सबको जो है ख़त्म कर दिया। अब इनके पास वो तो रहे नहीं जो उनकी बात कर सकते थे। अब कौन रह गया पीछे से? इन्होंने ये जो नई स्ट्रेटजी शुरू की है टारगेट किलिंग में, किसी भी बच्चे को पकड़ते हैं, किसी भी यूथ को पकड़ते हैं, उसको एक हथियार देते हैं और टारगेट किलिंग करवा के तो फिर आगे पीछे हो जाते हैं। एक नया तरह का इन्होंने प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। लेकिन इस प्रोपोगंडा के ऊपर भी अब जो नकेल कसी जा रही है आपके सामने। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स बीच में हो जाते हैं, लेकिन एक बात आप समझिए, मैं पिछले 2 साल का जब डाटा निकाल रहा था, उसमें कितने सारे कश्मीरी मुसलमान भी हैं जिनकी किलिंग हुई है, कितने कश्मीरी पंडित भी हैं, कश्मीरी सिख भी हैं जिनकी किलिंग की गई है। यहाँ पर यहाँ के लोगों को एक चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए कश्मीरियों का सिर्फ खून मैटर करता है, फिर वो भले कश्मीरी मुसलमान का खून हो, कश्मीरी पंडित का खून हो, कश्मीरी सरदार का खून हो, उनको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को लहूलुहान करना है। आज ये बात बहुत सारे लोगों को समझ आ चुकी है। आज उन सब चीज़ों को, उन सब मेंटेलिटी के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। कल ही मैंने जो भी पढ़ा सुबह न्यूज़पेपर में, सिविल सोसाइटी ने भी इस टारगेटेड किलिंग के ऊपर अपने आप में मुझे लगता है शायद पहली बार ही इतनी बड़ी SKICC में मीटिंग हुई है। यहाँ से पता लगता है अब सिविल सोसाइटी भी जागरूक हो चुकी है क्यों टारगेट किलिंग हो। वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तान का जो प्रोपोगंडा था वो कभी भी अमन का नहीं था। पाकिस्तान हमेशा और हमेशा कश्मीर में खून खराबा देखना चाहता था, और खून खराबा भाई किसका? कश्मीरी मुसलमानों का, कश्मीर के लोगों का, कश्मीरी पंडितों का, क्योंकि उनके लिए उनकी सियासत, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि डायरेक्ट युद्ध में तो हिंदुस्तान से कभी वो जीत नहीं सकता, इसीलिए इस तरह का जो है वो प्रोपोगंडा करता है। लेकिन इसका विक्टिम कौन बनता है? आखिरकार जाके
किसके ऊपर ये गाज गिरती है? वो गिरती है कि आम कश्मीरी के ऊपर। एक आम कश्मीरी जो बेचारा अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है, जो इस तरह का अमन जैसे आज आप देख रहे हो, इस तरह का अमन चाहता है, जो चाहता है कि मेरा कश्मीर खुशहाल हो, मेरे भी बीवी बच्चे जो हैं वो पले, मेरे बच्चे भी आगे बढ़े, ज़िंदगी में प्रोग्रेस करें, वो पाकिस्तान नहीं चाहता। कश्मीरी नेता एक और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप बीजेपी की जमात से हैं तो आपसे पूछ लूं और आपको बताना चाहूँगा। वो कह रहे हैं अगर 370 हटाने में कश्मीर के लोग खुश होते तो शायद भारतीय जनता पार्टी उस वक्त पूरे कश्मीर को लॉकडाउन नहीं करती, पूरे कश्मीर को एकदम से बंद नहीं कर देती, इंटरनेट सर्विसेज को जो वो बंद नहीं कर देती। और गवर्नर साहब ये नहीं कहते कि सिक्योरिटी रीज़न आप कश्मीर को खाली करो। अगर कश्मीरी लोग 370 के हटाने के हक़ में होते तो जैसे आज ये शिकाराज में लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चहल पहले ऐसी ही चहल पहले होती है। उस वक्त में एकदम से पूरा लॉकडाउन, एकदम से यहाँ से टूरिस्टों को बाहर निकालना, इंटरनेट सर्विसेज को बंद करना और ये सब चीज़ें करना, तो वो कह रहे हैं कि ये एक हमारा बुनियादी हकूक़ जो वो भारतीय जनता पार्टी ने छीना है और हम इस चीज़ के साथ नहीं हैं और ना ही हम इस चीज़ के साथ कभी रह सकते हैं। क्या कहना है? ये आमिर भाई बड़ा गलत रहेगा अगर आप ऐसा बोलेंगे। वो चंद दिनों के लिए जो यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर एक जो बंद रखा या कुछ रखा, उसका एक कारण था, क्योंकि अभी चंद दिनों के लिए या एक साल के लिए? नहीं, चंद दिन ही रहे थे, ज़्यादा तो नहीं था। उसमें क्यों रीज़न भी आप समझे ना। इसके अंदर मैंने आपको कहा अभी भी 2-4-5% ऐसे लोग हैं बीच में जो इसी मौके का फ़ायदा उठा के कुछ भी कर सकते थे। अगर कुछ भी करते तो उसका नुकसान किसको होता? उसी आम कश्मीरी को होता। वो कश्मीरी कहते हैं कि एक साल हम बंद रहे। नहीं, एक साल तो ये झूठ अगर ऐसा बोलें कि चंद, मैं मानता हूँ चंद दिनों की बात रही, लेकिन उसको बंद करने का फायदा भी तो देखें कि किसी एक की भी किलिंग नहीं हुई, किसी एक को भी अपने प्राणों से हाथ नहीं धोना पड़े, और जो कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने। अब 370 की अगर आप बात करते हैं तो आज आप 370 के फायदे देखें ना लोगों के सामने कितने हैं। सबसे पहली बात एक जो समझने की जरूरत है, 370 का फायदा था किसको? एक आम आदमी को कोई 370 का फायदा नहीं था। 370 का फायदा उन नेताओं का था जिन्होंने 370 की आड़ के अंदर करोड़ों अरबों रुपया अपनी जेब में डाला। ये जो डल लेक जिसमें आप घूम रहे हैं, इस डल लेक के बल पर करोड़ों अरबों रुपया आया है, और वो करोड़ों अरबों रुपया कहाँ गया? पूछें। वही डल लेक आज अब कहीं सफाई होना शुरू। इससे पहले डल का क्या हाल था? वो क्यों? क्योंकि इनको पता था यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी किसी भी चीज़ की। यहाँ पर कोई भी एसीबी काम नहीं कर सकता था, कोई करप्शन ब्यूरो काम नहीं कर सकता था। इनको जो तो जहाँ से पैसे मिलते थे वो वाली स्कीमें ये लगा लिया करते थे, लेकिन जहाँ पर इनको अकाउंटेबिलिटी देना पड़ती थी नेताओं को, इनसे पूछा जाएगा कि आपने पैसे कहाँ छोड़े, वो यहाँ पर नहीं लगने देते थे 370 की आड़ में। मैं कहता हूँ करोड़ों रुपए हमारी सरकार ने तो बिल्कुल भंडार खोल दिया आपने, लेकिन इसके पहले की सरकारों ने भी पैसे दिए हैं, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? आज अगर जिस दिन ये कश्मीरी खड़े होकर इनसे हिसाब किताब पूछेंगे सभी एनसी, पीडीपी और कांग्रेस से, इनके पास जवाब नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दो और दूंगा यहाँ पर कि अगर ये पैसा सारे का सारा जितना आज तक आज़ादी के बाद कश्मीर में आया, अगर वो कश्मीर की धरातल पे लगता, कश्मीर लोगों के पास आता, आज एक एक परिवार के पास 1-1 करोड़ रुपया होता। हकीकत है, ये हकीकत है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आप ज़रा इनसे पूछिए, मैं इनके नेताओं के नाम नहीं लूँगा, आप इन नेताओं को पूछ लीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के। एक इनका नेता था जो पीठ पे मीट लाद कर बेचा करता था, आज वो सब जानते हैं कौन है, वो कहाँ पहुँच गया। एक इनका नेता था, मैं नहीं कहूँगा, मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझता, लेकिन वो दर्जी का काम किया करता था। आज उसके पास कितने पैसे हैं आप सोच भी नहीं सकते, कश्मीर के लोग सोच भी नहीं सकते उनके पास कितना पैसा है। अच्छा, फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक नेता, सुन, एनसी के एनसी वाले कहते हैं कि फिर तब बीजेपी वाले कुछ ऐसे थे कि जो पीएसओ थे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कुछ इन्वर्टर और बैटरियाँ बेच रहे थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कश्मीरी के मुझे तो अपनी बीजेपी का तो मुझे एक भी नेता ऐसा नजर नहीं आता, मुझे बताएं कौन सा ऐसा नेता। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता भी, मैं तो नेता के नाम बता रहा हूँ, लोग पहचान जाएंगे कौन था जो आज से पहले अपने कांधे पे लाद कर मीट बेचता था, और कौन था जो दर्जी का काम करता था, उन्हें भली भांति पता। उनके पास ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई उनकी कि जिससे वो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हो गए आज? ये पूछना चाहिए ना। और होता क्या है अमर भाई, ये चीज़ जरूर समझने की जरूरत, खासकर मैं कश्मीरी के अपने मुसलमान भाइयों को कहूँगा, ये मुस्लिम भाइयों को समझने की ज़रूरत है कि जब इन लोगों ने ये जो काला पैसा कमाया, जब इन्होंने वो काला पैसा कमाया, वो उन्होंने अपनी जेब में डाला, अपने परिवार वालों की जेब में डाला। और जब आज इनसे ईडी पूछती है या आईबी पूछती है तो 2 मिनट में जो है सभी के सभी मुसलमान मजहब जो है वो खतरे में आ जाता है। कहते हैं ना, खतरे में आ गया। इनसे जरूर पूछिएगा, मैं कश्मीर के लोगों से मुखातिब होकर बोलता हूँ, इनसे जरूर पूछिएगा कि जब आपने वो मलाई खाई थी तो अकेले खाई थी, आज जब आपसे पूछा जा रहा है तो सभी के सभी कश्मीरी मुसलमान जो खतरे में आ गए। अच्छा, मजहब खतरे में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, नूपुर शर्मा के खिलाफ आपने कितना बड़ा एहतजाज किया है, कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया है, नूपुर शर्मा के खिलाफ कितनी बड़ी आपने डिमांड की है कि उसे अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, वही खून जो है वो अभिजीत की रगों में है, वही आमिर की रगों में है। मज़हब अलग हो सकते हैं लेकिन दिल हमारे एक हैं, और हम सब का नेशन एक है, हम मोहब्बत करते हैं अपने वतन के साथ सब लोग। कितना आपने
किया है। अगर आप लोग ऐसे वक्त में नूपुर शर्मा जैसे खातून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते जिसने इस्लाम को लेकर इतनी गलत टिप्पणी की है, तो शायद मुसलमान लोगों के इतने सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। देखिए, आज तक भी उसको बीजेपी की सरकार ने अरेस्ट मैं नहीं इसमें किया। साफ बोलूँगा कि कानूनी प्रावधान जो था उसमें सब कुछ किया गया, लेकिन मैं किसी और टाइप का आदमी हूँ। मैं बताऊँ आपको, मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। वो पता किसमें बिलीफ है? ईश्वर अल्लाह नूर अपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों के अंदर कभी नहीं जाता हूँ। मेरे लिए सबका सब जो है वो बराबर है, और जो कुछ किया पार्टी ने, जो पार्टी का बनता था उन्होंने किया। अरेस्ट नहीं हो पाए वो। देखिए, मुझे लगता है जो कानूनी प्रावधान है वो जरूर होंगे, लेकिन हम वही कहेंगे जब हम सब एक हैं तो हम इसके ऊपर क्यों बात करें। मैंने आपसे इतनी बड़ी बात स्टेटमेंट दे दी कि हम सब एक हैं, तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि सभी को जो है सभी धर्मों एक आखिरी सवाल पूछूंगा। हम इस वक्त वादी कश्मीर में हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है हमारी कश्मीर। कश्मीर के नौजवानों की आपसे शिकायतें हैं, आपसे गिले हैं, वो आप लोगों से बात नहीं कर पाते, लेकिन हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हम आपके पास आते हैं। वो कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ सोशल मीडिया पे खुलकर मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिखते हैं, हमारी ज़ुबान को जो है वो बंद कर दिया जाता है, हमारी कलम हमारे हाथ से छीनकर हम पे PSA लगा दिया जाता है। हम अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है। आखिरकार क्या ये हकीकत है कि मोदी गवर्नमेंट में जो भी नौजवान सरकार को क्रिटिसाइज़ करेगा या सरकार के ख़िलाफ़ बोलेगा, सरकार की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलेगा, उसे दबाने की कोशिश की जाती है? कश्मीर के नौजवान आज क्यों मतलब आप लोगों से नाराज़ हैं? कमेंट्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा निराश होते हैं, वो बहुत गुस्से का इजहार करते हैं। आखिरकार क्यों? आप कश्मीर के लिए अगर इतना सब करना चाहते हो, कश्मीर को इतना डेवलप करना चाहते हो, कश्मीर को इतना आगे लेके चलना चाहते हो, फिर भी एक आम कश्मीरी आपसे क्यों नहीं खुश है? देखिए, ये अमर भाई, मैं कहूँगा कि आप चंद लोगों को और चंद प्रोपोगंडा को छोड़िए। आम कश्मीरी यूथ जो है वो बहुत खुश है। आज कश्मीरी यूथ जो है वो सब कुछ देख रहा है। और रही बात, देखें, जब तक आप सरकार के, आप लिखिए ज़रूर खिलाफ, मैं तो खुद कहता हूँ आप लिखिए, जहाँ पर आपको लगता है सरकार कुछ गलत करे, क्यों नहीं लिखे? हर एक कहा कि जमहूरियत है, यही तो जमहूरियत लग जाता है ना। नहीं, अगर कोई लिखे सरकार के खिलाफ लिखे ना, लेकिन अगर कोई उसी चीज़ को, भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेगा या उस चीज़ों को गलत एंगल देने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के खिलाफ लिखने पर मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर PSA लगता होगा, ऐसा कोई इंसिडेंस आएगा नहीं। आज कश्मीर के लोग जो हैं, अगर असली में जमहूरियत इन्होंने देखी तो आज देखी। आज से पहले मुझे बताएं, 5 अगस्त 2019 से पहले जमहूरियत कहाँ थी? आपको कभी नजर आई जमहूरियत? आज तक पंच सरपंच 3 टायर सिस्टम वो इन्होंने नहीं चलने दिया। क्यों नहीं चलने दिया? आज तक इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? मैं बताता हूँ आज तक क्यों नहीं चलने दिया। क्योंकि एक आम सरपंच अगर बनेगा तो फिर वो आगे MLA बनेगा, आगे चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले सोचते हैं हमारे उमर अब्दुल्ला का क्या होगा, और PDP वाले सोचते हैं हमारे महबूबा मुफ्ती का क्या होगा। आज एक आम गाँव का बच्चा आज पंच सरपंच बना, आज DDC BDC बना है। यही तो जमहूरियत निज़ाम था जो हम चाहते थे। जमहूरियत को धरातल पे उतारा किसने है? 5 अगस्त 2019 के बाद ही उतारा गया। आज इतने सारे BDC DDC आपके सामने हैं, सबके सब जो है तरक्की कर रहे हैं। कश्मीर के यूथ को क्या चाहिए? यही चाहिए था कि अमन हो जाए, सुकून हो जाए, हमें मौका आपको लगता है कि इस कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा इस पूरे जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर में भी सीटें निकालेगी बीजेपी? मैं 1 मिनट कहूँगा कैमरामैन को कि वहाँ ज़रा 1 मिनट थोड़ा सा ले शॉट। वो क्या है आपके सामने? कमल का फूल दिखा आपको? कमल का फूल दिखा आपको? अगर मुझे बताएं, दुनिया पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमल के फूल कहाँ होते हैं? मुझे बताएं। डल में होते हैं, कश्मीर में होते हैं। अगर कमल के फूल यहाँ इतने होते हैं तो कमल वालों से क्यों कोई दोस्ती नहीं करेगा? जब आपके दिल में कमल बसता है, खाते आप नंदड़ू हैं, तो कमल से कैसे दूर रह सकेंगे? 3 कमल तो हमने खिला दिए। बीजेपी में यहाँ आप गिन लीजिए जितने कमल है ना, इतने ही कमल और खिलने वाले हैं। बात बोली, मजेदार आपने बात बोली। अच्छा, फिर बीजेपी वालों को यही कमल फूल वाले इतनी कमेंट्स में गालियां क्यों देते हैं? कौन देता है? मुझे मैक्सिमम देखा। देखें, वो जो देते हैं ना, वो कौन है? वो वही हैं, कुछ NC के, कुछ PDP के, कुछ सेपरेटिस्ट के, इन्हीं के प्रोपोगंडा चलाए हुए। कुछ पाकिस्तान वाले यहाँ प्रोपोगंडा चलाते हैं क्योंकि उनको पता है बीजेपी आ गई तो इंसाफ, बीजेपी आएगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक किसी खातून का इंटरव्यू हुआ बांडीपुरा में, कहीं पर उसका इंटरव्यू हुआ। उससे जब पूछा गया कि आपके कितने बेटे हैं, उसने कहा जी मेरे 3 बेटे हैं। वो उसको जानता था, आपकी तरह जर्नलिस्ट उसके जान पहचान का। उसने कहा 3 कहाँ? आपके तो 2 हैं भाई, और वो दोनों भी आपको छोड़ के कश्मीर चले गए हैं। उसने कहा वो 2 तो छोड़ के चले, बट मेरा जो तीसरा बेटा है नरेंद्र मोदी, वो हर महीने मुझे पेंशन भेजता है। उसने ये मेरा टूटा हुआ घर बनाया है, मुझे उसने हर महीने राशन पहुंचाया है, वो मेरा तीसरा बेटा है। ये कश्मीरी, एक आम कश्मीरी बुजुर्ग के ये जो है सेंटीमेंट्स हैं मोदी जी के लिए। एक वो बच्ची का भी पिछले दिनों वीडियो वायरल हुआ था जिसने डायरेक्ट शिकायत जो है प्राइम मिनिस्टर को लगाई कि मोदी जी मेरे को इतना होमवर्क क्यों मिलता है, मेरे को ऐसा होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। और अगले दिन एक्शन भी हो गया। मोदी जी को शायद ये एक बच्चा अगर मोदी जी पे इतना विश्वास करता है, एक बुजुर्ग महिला इतनी विश्वास करती है, जो नहीं विश्वास करते वो पता कौन है? वो वही PDP, वही NC और वही कांग्रेस, वही सेपरेटिस्ट और वही पाकिस्तान। बेहतर एक आखिरी सवाल है हमारा, जब आप भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कश्मीर घाटी में घूमने के लिए आते हैं तो क्या आपको डर खौफ महसूस होता है?
मेरा नाम अभिजीत सिंह जसरोटी है। मुझे तो 20 साल हो गए यहाँ आते हुए। मेरी आपने रैलीज भी देखी होंगी, कहाँ मैंने टांगा रैली आप बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं? देखिए सिक्योरिटी तो जितनी एक नॉर्म्स में होनी चाहिए, नॉर्मल सा, वो मुझे जरूर लगता है। लेकिन आपको पता है अगर टारगेट किलिंग कर सकते हैं तो कौन किसे बख्शेगा, कल कोई पता नहीं हमें भी कोई मार दे। लेकिन ये जो है ना, इस सीने में एक बात बताएं, सीने में हिंदुस्तान धड़कता है। इस खून की एक एक बूंद भी अगर मेरी मातृभूमि के काम आ जाए, मेरे कश्मीर के काम आ जाए, तो मरने का भी खौफ नहीं है, आपको बताऊं। और सच्चे दिल से बात कर रहा हूं मैं। मेरी सभी रैलीज उठा के देख लीजिए, जहां पर मैं बाइक रैली अभी कर रहा हूं ओपन में, वहां पर आपने बड़ी जबरदस्त की। मुझे सवाल याद आ गया। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम में देखा आपका एक कैबिनेट मंत्री है, फॉर्मर कैबिनेट मंत्री बीजेपी का, वो यहाँ पे रैली कर रहा है कश्मीर के अंदर, बाइक रैली कर रहा है। सुनील शर्मा जी, आपने भी बाइक रैली की, आप लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ बाइक रैली में, बिना हेलमेट के आप बाइक रैली कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये आप बताएं, आम शहरियों के लिए कानून है क्या, बीजेपी के लोगों के लिए कानून नहीं? आप वो बुलेट चला रहे हैं फ्रंट पे बिना हेलमेट के, पीछे भी डबल सवारी बिठाई हुई है बिना हेलमेट के। ये गलत बात है। हमारा एक चालान काट दीजिए, हम जरूर पेश कर देंगे उसके बाद। देंगे चालान जरूर, मेरा तो जरूर करना चाहिए। अगर मैंने काटा, गलती हुई है मानते, आगे से जब बाइक रैली करेंगे हम जरूर हेलमेट डाल के इसका पूरा ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि उस समय सिक्योरिटी का आगे पीछे इतना सिस्टम होता है, वैसे होता है कि इंसान के मन से बात निकल जाती है। अच्छा, आपको खुद पता है कि बाइक रैली में आपके पास सिक्योरिटी बहुत होती है। ये मैसेज है बिल्कुल सही कि बाइक सबको हेलमेट डालनी चाहिए, और अगली बारी कभी भी बाइक रैली करेंगे तो हम हेलमेट जरूर। फिलहाल हम डिमांड करें सरकार से कि आपके लिए चालान कटना चाहिए। हाँ, ये बाइक का हेलमेट का चालान जरूर बनता है, मेरा कटना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्या बात है, बहुत प्यारे इंसान है। हमारे से बातचीत कर रहे थे अभिजीत जसरोटिया जी, एक काफ़ी काबिल और काफ़ी मायनाज एक लीडर हैं जो वादी कश्मीर में आए हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने कश्मीर के हालात को एक्सप्लेन किया, 370 को, और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल से जो बैन अल-अक़वामी सतह से कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर दौरे होने जा रहे हैं, उनमें जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर, और अभी जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर बने हैं वो क्या, उन सब चीज़ों के ऊपर। फिलहाल आप अपने मेज़बान को दें इजाज़त। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।